नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 36वां दिन है। कल किसान संगठनों और सरकार के साथ बातचीत हुई है। बैठक में 4 मांगे रखी गई, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। अब 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। 4 जनवरी की बैठक में एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई। किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल पर सरकार मान गई। पराली जलाना अब जुर्म नहीं है। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती थी, वैसे ही चलनी चाहिए। इस पर भी सहमति हो गई है। एमएसपी के विषय में भी सरकार कहती रही है, ये जारी रहेगी। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं। एमएसपी पर चर्चा जारी है। 4 तारीख दोपहर 2 बजे फिर से बैठक होगी। तो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई जब कल बैठक हुई किसान नेताओं और सरकार के बीच में। 2 मांगों पर सहमति बन गई है। 4 मांगे मुख्य रूप से किसानों ने रखी, जिसमें से 2 मांग सरकार मान चुकी है। अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, जहां एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो तस्वीरें अभी भी दिल्ली बॉर्डर में वैसी ही है जैसे पिछले दिनों देखी जा रही है। 36 दिनों से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, सभी तमाम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। अलग अलग संगठन, 40 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन का हिस्सा है। और इस बीच बातचीत का दौर काफी चला। ऐसे में अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत जो हुई है, सुखद संकेत निकलकर सामने आ रहा है कि आंदोलन शायद बहुत जल्द समाप्त हो जाए। 4 जनवरी को एक और बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो पहल कल देखने को मिली, 2 मांगे सरकार ने मान ली है। 2 मांगे अभी भी बाकी है, जिन पर विचार किया जा रहा है। एमएसपी का आश्वासन सरकार देती रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि कानून में एमएसपी का उल्लेख किया जाए। 2 मुद्दों पर किसानों के साथ सहमति बन गई है। 4 जनवरी को अगली बैठक है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर धान खरीदी व्यवस्था की बेहतर संचालन के लिए केंद्र से आवश्यक अनुमति जारी करने का आग्रह किया है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल से साथ में ही प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। धान खरीदी के हालात से अवगत कराने के लिए समय मांगा गया है। खरीदी प्रभावित होने से लगभग 22 लाख किसानों पर 21.5 लाख किसानों पर असर पड़ेगा। उन्होंने जिक्र किया है कि खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव न होने से जाम की स्थिति है। इधर धान खरीदी मुद्दे को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच आज दोपहर 12 बजे रायपुर में बैठक होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर यह कहता रहा है कि सरकार धान खरीदी केंद्रों को जाम दिखाना चाहती है, लेकिन इस बीच जब केंद्र से वार्तालाप की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से होती है, तो हालात इतर नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री से अपने मंत्रिमंडल के साथ एक साथ मुलाकात करने का वक्त मांगा है। हालातों से उन्होंने अवगत कराया है कि जाम की स्थिति है, अनुकूल हालात बने, इसलिए केंद्र से सहयोग का आग्रह छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। केंद्र से आवश्यक अनुमति जारी करने का आग्रह किया। एफसीआई में चावल के उपार्जन की अनुमति अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, जैसा कि सरकार कहती आई है, जिसकी वजह से खरीदा हुआ धान एफसीआई में जमा नहीं हो पा रहा है और धान खरीदी केंद्रों में धान पड़ा है, जिसकी वजह से नई खरीदी भी प्रभावित हो रही है और बारदानों की कमी भी लगातार बनी हुई है। इन्हीं हालातों से रूबरू करवाया है प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, एक तरफ किसान संगठनों का दबाव है सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जो सीमित संसाधन है उसकी बात रखते हुए केंद्र तक पहुंची है। क्या दोनों तरफ का माहौल देख पा रहे हैं आप, और क्या वातावरण है इस वक्त धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में?
देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे धान खरीदी बढ़ते गई आगे अब समस्या सामने आने लगी है। सरकार को भी इस बात की चिंता है क्योंकि धान का उठाव नहीं हो रहा है और जिसके कारण मंडियों में, खरीदी केंद्रों में धान की रैक बनते जा रही है, इकट्ठा होते जा रहे हैं धान वहाँ पर, जिसके कारण अब सरकार के पास ये स्थिति बन रही है कि आगे धान खरीदी नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्यवस्था नहीं है, रखने की जगह नहीं है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो सरकार का कहना है कि केंद्र से चावल उठाव के लिए अनुमति नहीं मिली एफसीआई में कि उसना कितना लेना है, अरवा कितना लेना है, और जब तक ये अनुमति नहीं मिल जाती तब तक चावल का उठाव मिलों से एफसीआई के गोदामों के लिए नहीं हो पाएगा और ऐसे में फिर मंडियों में धान इकट्ठा होते जाएगा क्योंकि राइस मिलर उठा नहीं पाएंगे। और इसी बीच आज किसान संगठनों के साथ सरकार की एक बैठक होने जा रही है जिसमें सरकार अपनी स्थिति किसान संगठनों के सामने रखेगी कि आखिर उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अनुमति देने की मांग की है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुलाकात का समय भी मांगा है। तो एक प्रकार से किसानों के सामने परेशानी आ रही है, तो वहीं सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है और लगातार इसलिए वो किसानों के मामलों को लेकर केंद्र से बातचीत की रास्ता निकाल रही, किसी तरीके से बातचीत हो सके और अनुमति मिल सके। यहाँ इसके अलावा यही एक प्रमुख बातें हैं जो चर्चा पे रहेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खुद इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ा मामला है पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से। यहाँ अगर स्टार देखा जाए तो वक्त बहुत कम बचा है धान खरीदी को लेकर, लगभग 1 महीने का वक्त है। ऐसे में अभी तक रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है लगभग, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती सरकार के पास, क्योंकि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य सरकार ने इस बार रखा हुआ है। देखिए, सरकार खुद बात कर रही है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान वो खरीदेंगे। किसानों का पंजीयन ज़्यादा हुआ है, धान का रकबा बढ़ा है क्योंकि बोनस के रूप में सरकार किसानों को ये राशि दे रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। तो एक प्रकार सरकार के सामने चुनौती भी, क्योंकि 50 लाख मीट्रिक टन का भी धान की खरीदी नहीं हो पाई है और मात्र 1 महीने का समय बचा है। और चिंता की बात यह है कि धान खरीदी होने के साथ साथ वो मंडियों में जाम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में उनके ख़राब होने की संभावनाएं, आशंकाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यदि हल्की सी भी बरसात होती है तो ऐसे में सरकार हालांकि प्रयास कर रखी है, लेकिन ऐसे में धान भीगते हैं तो वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि किसानों के पास भी धान बहुत संख्या में पड़ा है, उनसे भी खरीदी नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति है और सरकार इस पे लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है और लगातार केंद्र से बातचीत के लिए सरकार दबाव बना रही है, किसी तरीके से बातचीत हो सके और रास्ता बीच का निकल सके धान के उठाव को लेकर। और जाहिर तौर पर ये जो चिट्ठी भेजी है वो इसी बात का संकेत है कि सरकार अपने सीमित संसाधनों से जिस तरीके से काम कर रही है, बीच में कहीं रोड़ा ना लगे, इसलिए दोनों तरफ से निष्पक्ष होकर अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, चाहे किसान संगठन हो या सरकार हो। अब केंद्र सरकार का क्या पक्ष होता है ये देखने वाली बात है। आप बने रहेगा हमारे साथ में स्टार। एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे धान खरीदी को लेकर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने है। धान खरीदी शुरू हुए 1 माह होने वाले हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धान को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। राज्य के धान खरीदी केंद्रों और राइस मिलर्स के पास जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है और क्या कुछ सहमति बनी है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। धान खरीदी केंद्रों में लगातार अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमलों के बाद सरकार लगातार बैठकें कर रही है। खरीद केंद्रों और राइस मिलर के पास धान जमा होने से खरीदी प्रभावित हो रही है। अब सरकार यानी पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सीएम आवास में हुई बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र से धान खरीदी पर सैद्धांतिक सहमति के बाद भी एफसीआई ने अब तक छत्तीसगढ़ का धान नहीं उठाया है, जिसको लेकर सरकार लगातार केंद्र से बात कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना चाहती है। केंद्र सरकार चावल जमा करने के लिए एफसीआई की अनुमति आज तारीख तक दिया नहीं है। इस कारण कस्टम मिलिंग सीधा प्रभावित हो रहा है और कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटियों से धान का उठाव भी नहीं हो रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। ये सरकार
किसानों से धान खरीदना नहीं चाहते, उसके लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रही है, बहानाबाजी कर रही है और ये बताते हैं कि हमारे पास में जगह नहीं है। ये सरकार खुद अनिर्णय की स्थिति में है। धान के मुद्दे पर सीएम और पूर्व सीएम सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार करते नजर आए। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ना तो धान खरीद रही है और ना पूरे पैसे दे रही है। जवाब में सीएम ने भी उन पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया, साथ ही पूरे पैसे देने का भी भरोसा दिया। सीएम और पूर्व सीएम के बीच धान को लेकर इस लड़ाई में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव भी उतर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले जीएसटी क्षतिपूर्ति और अब चावल को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले तो देर से खरीदी शुरू की और अब तक पिछली बार का चावल भी एफसीआई में जमा नहीं करवा पाई है। आप निर्णय नहीं ले पाते कि जीएसटी कैसे करना, लोन लेना कि नहीं लेना, कितना राशि देना, आप अन्य मुद्दों पे सोच नहीं पाते अच्छे से। तो क्या ये आपके सोचने के अभाव का एक और परिणाम सामने आ रहा है कि आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि अरवा कितना आप लोगे, उसना कितना लोगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 28 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा नहीं की गई है। लगभग अभी 26 लाख के आसपास जमा की गई है। अभी भी एफसीआई के गोदामों में 6 लाख मीट्रिक टन की जगह अभी भी खाली पड़ा हुआ है। गुरुवार को मंत्रालय में एक बार फिर धान को लेकर बैठक होगी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कई किसान संगठनों के पदाधिकारी इस समस्या से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि इस लड़ाई का जल्द समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे विद्या मितान संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सीएम भूपेश बघेल से मिले आश्वासन के बाद विद्या मितान संघ ने फैसला लिया। विद्या मितानों की हड़ताल खत्म कराने संसदीय सचिव चंद्रदेव राय धरना स्थल पहुंचे थे, जहां विद्या मितानों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। बता दें कि लगभग 3 महीने से विद्या मितान छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ के बैनर तले हड़ताल पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, पिछले लगभग 3 महीने से विद्या मितान प्रदर्शन कर रहे थे, बीच बीच में उनका आंदोलन तेज होता नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त जब वो बहुत ही उग्र तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे, तब आखिरकार दबाव बना और सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा गया। क्या आश्वासन दिया गया है उन्हें? देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा, विधानसभा में भी उनका मामला उठा था विद्या मितान का, और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से लगातार उनसे बातचीत का दौर भी जारी था, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने की वजह से वो हड़ताल पर बने हुए थे। उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया, रैली भी निकाली और धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन उनका हड़ताल आंदोलन लगातार जारी था। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मिले आश्वासन, जो विधायक चंद्रदेव राय हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक उनकी बात पहुंची और एक आश्वासन उन्हें दिया गया कि चूंकि स्कूलें अभी बंद हैं, इसलिए फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेगी उनके बारे में भी निर्णय कुछ लिया जाएगा। ये एक ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद विद्या मितान जो पिछले लगभग 65 दिनों से हड़ताल पर थे, आंदोलन पर थे, उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। काफ़ी लंबा उनका आंदोलन चला था और कहीं ना कहीं उसमें ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उनकी जीत हुई है। जिस प्रकार से वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, तो आश्वासन उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ठोस मिला है, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया और हड़ताल अब समाप्त कर दी है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो विद्या मितानों ने हड़ताल समाप्त कर दी है, चूंकि सरकार पहले से ही कह रही है कि अभी कोरोना काल में स्कूल नहीं खुले हैं, आने वाले सत्र में हो सकता है कि इस पर कोई फैसला हो। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी के नवा रायपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली और शर्मसार कर देने वाली नाबालिग के साथ 2 बार गैंगरेप की घटना सामने आई है। पहली बार उससे अप्रैल में रेप हुआ और दूसरी बार उन्हीं आरोपियों ने 24 दिसंबर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हैरत की बात तो यह है कि दूसरी बार जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब पीड़िता गर्भवती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16.5 साल की नाबालिग पीड़िता मरौदा में एक कारोबारी के घर काम करती थी और तीनों आरोपियों का उस कारोबारी के यहाँ आना जाना था। तहसीन जैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, क्या है ये पूरा मामला और क्या
कार्रवाई चल रही है इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी घटना सामने आई है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि अपराध जगत में 2 बार गैंगरेप होना एक ही पीड़िता के साथ, तो ये बड़ी घटना सामने आई है राजधानी रायपुर में। ये बात जो है, ये 16.5 साल की नाबालिग है जो दुर्ग जिले में रहती है। माँ जो है वो दूसरी शादी कर ली है, पिता जो है खत्म हो गया है, तो किसी के घर में झाड़ू पोछा सामान का काम करके अपना जीवन यापन करती है, रिश्तेदार के घर के। तो ये 3 आरोपी हैं। तो इन लोगों ने जो एक जिनका काम करती थी उनके जाके इस बात को कहा कि ये अच्छा काम दिलवाएंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो इसी बात को लेके वो लालच में आ गए। तो अप्रैल माह में इसको लेके आए काम के बहाने, और लाने के बाद इसको नया रायपुर लाए हैं अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में ही उसके साथ गैंगरेप किया है, जिसके बाद इसकी वजह से ये जो है गर्भवती हो गई। उसके बाद जब ये वहां घर पहुंची है तो उसने अपने परिजन को से पूछा, तो परिजनों ने पूछा तो ये तब बताया कि इसने ऐसा किया था उन लोगों को, क्योंकि ये पूर्व में परिचित है ये लोग। तो उसके बाद जब उनको बुलाया गया ये सब क्या है, तो उन्होंने शादी बचने के लिए शादी का झांसा दिया, और झांसा देने के बाद उसको 500 रुपए दिए और कहा कि धमतरी आओ वहाँ शादी कर लेंगे। तो इसी बात को लेके वो फिर वहाँ पहुंची है और बस से, और वहां से आने के बाद ये दिसंबर माह के 24 तारीख की बात है। तो ये वहाँ पहुंची है, वहाँ पहुंचने के बाद ये उसको फिर गाड़ी में वहां से बिठाया है, यहाँ चल रहे हैं। वहां से लाने के बाद उसको फिर नया रायपुर लाया। लाने के बाद उसके साथ फिर इन तीनों ने जो उसको उनकी गाड़ी जो TUV है उसमें उन्होंने उसके घटना को अंजाम दिया है, और जिससे कि उसके बाद उसने ये रिपोर्ट जो है रांची थाने में कराई है। तो तब जाके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाली ये घटना है, क्योंकि अपराध की जो अभी तक की जो हमने खबरें बनाई है उसमें अभी तक एक ही पीड़िता के साथ इतने वही आरोपी ने दोबारा, और इस हालात में उस रेप की घटना पहली बार ये हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जमीन का ये कारोबार ये करते हैं, और ये पीड़िता के जो है पूर्व में परिचित रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाली राजधानी रायपुर में घटना हुई है। जी, शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए। तो इस पूरी घटना में पुलिस की क्या कार्रवाई रही है, आइए आपको सुनाते हैं। रांची थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता का ये कहना है कि अप्रैल महीने में 3 लड़कों जो उसके जान पहचान के ही लड़के थे उसको काम दिलाने के बहाने से गाड़ी में लेके आ रहे थे और यहाँ पे उसके साथ में दुष्कर्म किया है। उसके बाद उसको पैसे देने का लालच दे रहे थे, इसके अलावा उसके साथ में शादी करने की भी बात बोल रहे थे और ऐसा करके उसको कर रहे थे। उसके बाद में अभी दिसंबर महीने में फिर से उसको उसकी शादी कराने के नाम पे लेके आए थे। उसको दिसंबर में दोबारा उसके साथ में दुष्कर्म किया है। उसके अप्रैल की घटना के बाद से वो गर्भवती भी हो गई है, ऐसा बता रही है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 10 दिन बाद भी अब तक अनसुलझे दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में हुए हत्याकांड में पुलिस को जांच में नए एंगल ने उलझा दिया है। जांच टीम हत्याकांड वाले घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर दूर महिला और पुरुष के कपड़े और पूजा पाठ का सामान मिला है, जिसके बाद टीम बुधवार शाम को भोपाल से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर एक बार फिर से सीन ऑफ क्राइम के साथ साथ कपड़े मिलने वाली जगह लेकर गई। कपड़ों में गुलाल छिड़का हुआ मिला है, साथ ही आसपास पूजा पाठ का सामान भी मिला है। पुलिस अन्य पहलुओं के साथ साथ इस एंगल पर जांच में जुट गई है, क्योंकि पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड में मारे जाने वाले 4 लोगों ने परिवार का मुखिया बालाराम सोनकर झाड़फूंक भी करता था। बुधवार को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कपड़े मिलने वाली जगह के साथ साथ घटनास्थल में जीवित बचे 11 साल के बच्चे से बातचीत के माध्यम से उसके मानसिक स्तर का परीक्षण किया। जिस वक्त दुनिया 21वीं सदी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जुटी है, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से आई तस्वीरें बताती हैं हम आज भी दुनिया से सालों पीछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से हरे झंडे मिलने के बाद राम मंदिर निर्माण जोरों पर है और उसी सिलसिले में हर गांव, कस्बे, शहर में रैलियां निकाली जा रही है और अब इन रैलियों में पथराव की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। सवाल ये है कि जरूरत ऐसी घटनाओं को रोकने की है या सियासत करने की है। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों इन मुद्दों को सियासी रंग दे दिया जाता है, क्यों नेता संयमित न रहकर बयानबाजी में जुट जाते हैं। देखिए रिपोर्ट।
तस्वीरें शुक्रवार शाम को उज्जैन की हैं, जहां भारत माता मंदिर पहुंच रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं घरों की छत से किस तरह पत्थर फेंक रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो इंदौर के पास गौतमपुरा के चांदन खेड़ी में हिंदू समाज की रैली पर पथराव की हैं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उज्जैन में जिस घर से पत्थर फेंके गए उसे तोड़ दिया, जबकि चांदन खेड़ी के उस इलाके से अतिक्रमण को हटाया गया जहां पथराव हुआ था। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने इन घटनाओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए जुलूस निकाले जा सकते हैं, दंगा भड़काने वाले नारे लगाए जा सकते हैं, भाजपा की बैठकें हो सकती हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अमित शाह जी की चुनावी रैलियां सभाएं हो सकती हैं, फिर विधानसभा और संसद की बैठकें क्यों नहीं हो सकती? वैसे सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरह के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हो, उसमें काय की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले। जो सवाल उठा रहे हैं उस पर सबको जवाब देने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें और देखिए। ये मंदसौर के डोराना का हल है, जहां मंगलवार को राम मंदिर निर्माण जन जागरण यात्रा के लिए निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान जमकर विवाद हुआ। जाहिर तौर पर लगातार सामने आ रहे वीडियो से कुछ सवाल तो उठे हैं। आखिर प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है? यदि पुलिस के पास इनपुट हैं, तो ज्यादा पुलिस बल क्यों तैनात नहीं होता? क्या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई काफी है? क्यों समाज के सभी वर्गों को एक साथ बैठाकर माहौल को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया गया? बहरहाल बीजेपी इन सब पर सख्ती की बात कर रही है, तो कांग्रेस अपने नेताओं की पैरवी कर रही है। जवाब ना मोदी जी के पास है, ना प्रांतीय प्रदेशों में बैठी सरकारों के पास। आज सिर्फ धोखा है, भय है और षड्यंत्र है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के संग लड़ेगी, लड़ रही और आगे भी लड़ेगी। अगले कुछ महीने तक शहर, गांव, कस्बों में राम मंदिर को लेकर रैलियां निकाली जानी है। विश्व हिंदू परिषद पहले ही 4 लाख गाँव में 11 करोड़ परिवारों से संपर्क का ऐलान कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन पहले से इंतजामों को पुख्ता रखे, ताकि जो तस्वीरें अभी आपने देखी वैसे नजारे आगे और ना दिखें। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार वाणी हमार गोड़ राहुल के साथ।